नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं 33 जिले 33 खबर। मैं हूं आपके साथ संजय यादव। खबरों की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री आवास पर इस वक्त बैठक चल रही है। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। आपको बता दें कि कैबिनेट की बैठक के बाद चल रही है मंत्री परिषद की बैठक। 2 घंटे से जारी है सीएम का मंत्रियों के साथ मंथन। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बैठक में जुड़े हैं मंत्री। कोविड से लड़ने के लिए हो सकते हैं कुछ अहम फैसले। राहुल गांधी के संपूर्ण लॉकडाउन की सलाह पर भी बैठक में विचार किया जा रहा। अगर लॉकडाउन नहीं लगा तो किए जा सकते हैं कुछ सख्त फैसले। विवाह समारोह पर लगाई जा सकती है पूरी तरीके से रोक और बसों के आवागमन पर भी लग सकती है रोक। कुछ नीतिगत मामलों पर भी लगाई गई कैबिनेट की मुहर। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। मुख्यमंत्री की इस वक्त यह बैठक चल रही है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री आवास पर बैठक इस वक्त जारी है। बैठक के बाद जो कैबिनेट की बैठक थी उसके बाद इस वक्त मंत्री परिषद की बैठक चल रही। 2 घंटे से जारी है सीएम का मंत्रियों के साथ मंथन। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बैठक में जुड़े हैं मंत्री। कोविड से लड़ने के लिए हो सकते हैं कुछ अहम फैसले। राहुल गांधी की संपूर्ण लॉकडाउन की सलाह पर भी मंथन किया जा रहा है। कोटा के कुन्हाड़ी इलाके में एक फार्म पर बने टैंक में गिरने से 6 साल की मासूम की दर्दनाक मौत हो गई है। घटना के बाद परिजन उसे जेके लोन अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां पर ड्यूटी डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। जानकारी के मुताबिक मजदूरी कार्य करने वाले सोनू की 6 साल की बेटी पूजा फार्म पर बने टैंक के पास खेल रही थी। अचानक वो असंतुलित होकर टैंक में गिर गई और उसकी डूबने से मौत हो गई। झालावाड़ के असनावर थाना क्षेत्र के डुंगर गांव घाटी क्षेत्र में आज माल से भरे एक लोडिंग ऑटो में अचानक से आग लग गई। अचानक लगी आग से घबराकर चालक ने किसी तरीके से वाहन से कूदकर जान बचाई, लेकिन तब तक आग ने पूरे लोडिंग ऑटो को अपनी चपेट में ले लिया था। घटना की सूचना मिलते ही असनावर थाना पुलिस और दमकल मौके पर पहुंची और लोडिंग ऑटो में लगी आग को किसी तरह बुझाया, लेकिन तब तक लोडिंग ऑटो में भरे तेल के पीपे जलकर खाक हो गए थे। ऑटो तेल से भरे पीपों को लेकर झालावाड़ से घाटोली की ओर जा रहा था। अलवर के रामगढ़ में महामारी के इस दौर में जब चिकित्सा कर्मचारी अपनी पूरी ताकत के साथ लोगों को जीवन बचाने के लिए दिन रात एक कर रहे, इसी दौरान रामगढ़ सीएचसी में कार्यरत डॉक्टर निशांत शर्मा और उनके साथी डॉक्टर बाबूलाल यादव के साथ बुधवार की दोपहर एक युवक ने हाथापाई और बदसलूकी की। घटना को लेकर चिकित्सा स्टाफ में आक्रोश का माहौल देखा गया और घटना की लिखित रिपोर्ट दर्ज करवाई गई। दरअसल शराब के नशे में आए युवक गगनदीप सिंह ने डॉक्टर बाबूलाल यादव और डॉक्टर निशांत शर्मा के साथ बदसलूकी की और गाली गलौज की। मौके पर मौजूद चिकित्सा स्टाफ के समझाइश के बावजूद युवक हाथापाई पर उतर गए और मौके पर बीसीएमओ डॉक्टर अमित राठौड़ ने भी युवक से समझाइश करने का प्रयास किया, लेकिन बात नहीं बनी। अस्पताल का माहौल खराब होने की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक गगनदीप सिंह को थाने लेकर पहुंची और घटना के बाद सीएचसी का पूरा स्टाफ आक्रोशित हो गया। गाली गलौज और अभद्रता करी और हाथ उठाने की कोशिश करी और जान से मारने लगी, जो कि बहुत ही गलत कार्य है। यहाँ पर दोनों डॉक्टर निशांत शर्मा और डॉक्टर बाबूलाल इमरजेंसी मरीज को देख रहे थे। एक मरीज उन्होंने शिफ्ट भी कर रहे थे हमारे TCHC में। उसके बावजूद एक व्यक्ति आया और कहने लगा मुझे सांस तकलीफ है, जबकि ऐसा कुछ था नहीं। इन्होंने मुझे फ़ोन करा भी गाली गलौज कर रहा है और अभद्रता कर रहा है, मारा पीटी कर रहा है। हमने आए उसको समझाया उसके बावजूद भी व्यक्ति नहीं मान रहा है और गाली गलौज कर रहा है, मारा पीटी कर रहा है, फिर धमकी दे रहा है जान से मारने की। उसके खिलाफ हमने एसपी साहब को बता दिया, FIR करा दी है और हम चाहते हैं कार्रवाई पूरा चिकित्सक विभाग का। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि परिवहन विभाग के अधिकारी कर्मचारी असामान्य परिस्थितियों में 7 दिन 24 घंटे वॉरियर बनकर सड़क पर काम करते हैं। जिस तरीके से ग्रीन कॉरिडोर बनाकर सही समय पर ऑक्सीजन टैंकर्स को प्लांट से अस्पतालों तक पहुंचाया गया, उससे टूटती सांसों को नया जीवन मिला है। RTO DTO सहित पूरे विभाग का काम काबिल तारीफ है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से विभाग के कर्मचारियों को फ्रंटलाइन वर्कर घोषित करने की बात की जाएगी। और एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। मुख्यमंत्री आवास पर जारी है बैठक का दौर। बड़ी खबर कैबिनेट की बैठक के बाद चल रही मंत्री परिषद की बैठक। 2 घंटे से जारी है सीएम का मंत्रियों के साथ मंथन। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बैठक में जुड़े हैं मंत्री और कोविड से लड़ने के लिए हो सकते हैं कुछ अहम फैसले। राहुल गांधी के संपूर्ण लॉकडाउन की सलाह पर भी बैठक में विचार किया जा रहा। अगर लॉकडाउन नहीं लगा तो फिर लिए जा सकते हैं कुछ सख्त फैसले, सख्त निर्णय। विवाह समारोह पर लगाई जा सकती है पूरी तरीके से पाबंदी। बसों के आवागमन पर भी रोक लग सकती है। कुछ नीतिगत मामलों पर भी लगाई गई है। जो खबर है कि कैबिनेट मुहर लग चुकी है। बड़ी खबर। सुशांत पारिक हमारे साथ हमारे सहयोगी हैं। सुशांत, क्या कुछ बातें हुई हैं, किन किन चीजों पर अभी फैसला हो चुका है?
देखिए, बड़ी बात तो यही थी कि क्या लॉकडाउन लगाया जाए या नहीं संजय, और सभी मंत्रियों ने ये कहा है कि लॉकडाउन अगर नहीं भी लगे तो भी सख्ती की आवश्यकता तो कम से कम राजस्थान में है, क्योंकि जो जन अनुशासन पखवाड़ा है उसमें जो छूट मिली हुई है उसका मिसयूज हो रहा है। विवाह समारोह में 31 लोगों की लिमिट है, लेकिन बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। बसों का आवागमन भी बहुत ज्यादा हो रहा है, सड़कों पर भी अभी जो है वो देखने को मिल रही है। तो अंतिम फैसला तो सीएम पर छोड़ा गया है कि वो क्या करेंगे। राहुल गांधी की जो सलाह है उसके अनुरूप क्या संपूर्ण लॉकडाउन का फैसला सीएम लेंगे, इसका फैसला तो बैठक के बाद ही हो पाएगा। सीएम जब इस संबंध में कोई गाइडलाइन जारी करेंगे, लेकिन फिलहाल जो है ये तय लग रहा है कि कुछ ऐसे फैसले जरूर लिए जाएंगे संजय, जिससे प्रदेश में और अधिक सख्ती जो है वो दिखाई दे। शादी के आयोजनों पर रोक लगाई जा सकती है, ये एक बात की संभावना है। बसों का आवागमन कुछ दिनों के लिए बंद किया जा सकता है, जिस तरह की अभी खबरें आ रही हैं। हालांकि कुछ व्यक्तिगत फैसले भी हैं, लेकिन अभी इंतजार करना होगा कि ऑफिशियली बैठक खत्म होने के बाद क्या अनाउंस किया जाए। सुशांत, लेकिन सवाल ये था कि पिछली बार जब लॉकडाउन देश के भीतर लगा था उसके पहले ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लॉकडाउन का अनाउंसमेंट कर दिया था, यानी सबसे पहला राज्य देश के भीतर था राजस्थान। इस बार क्या लॉकडाउन की अभी तक जरूरत नहीं समझी जा रही है या फिर इसको लेकर अभी असमंजस की स्थिति है? देखिए संजय, उस समय हालात अलग थे, उस समय परिस्थितियां बिल्कुल नई थी कोविड को लेकर, और सीएम किसी भी तरह का कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे। लेकिन दूसरी बात, इस बार सीएम को लगा कि क्योंकि हमारे पास संसाधन है, हम नियंत्रण कर सकते हैं। कुछ पाबंदियां लगाई गई शुरू में, लेकिन जिस तरह से मामले बढ़े हैं देश भर में, और राहुल गांधी पहले वो व्यक्ति थे जो लॉकडाउन का विरोध कर रहे थे, लेकिन अब वो चाहते हैं कि लॉकडाउन लगे। और वाकई हालात है संजय इस तरह के, क्योंकि जिस तरह से लगातार अस्पतालों में सिस्टम कोलैप्स कर रहा है, दवाइयां नहीं मिल रही, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहे, बेड नहीं मिल रहा है, तो ऐसे में इस पूरी चेन को तोड़ने के लिए संपूर्ण लॉकडाउन की आवश्यकता है। हो सकता है सीएम को लगे कि राजस्थान को वो सहयोग केंद्र से नहीं मिल पा रहा, तो स्टेट एक ऐसा फैसला ले, लेकिन उसमें भी देखना होगा कि जो रोजाना कमाने वाले लोग हैं उनके लिए क्या व्यवस्था हो, मजदूरों का पलायन नहीं हो, ये एक महत्वपूर्ण विषय रहेगा। तमाम पहलुओं पर विचार करने के बाद ही सीएम इस संबंध में कोई फैसला करेंगे। जी बिल्कुल, धन्यवाद इस पूरी तमाम जानकारी के लिए। मुख्यमंत्री फिलहाल मंथन कर रहे हैं और कहा जा रहा है कि कुछ फैसले तो ले लिए गए, लेकिन कई ऐसे बड़े फैसले हैं जिनको लेकर इस वक्त मंथन जारी है। धन्यवाद इस पूरी तमाम जानकारी के लिए। जैसे देखते हैं कोई बड़ी खबर आती तो आपको फिर से अपडेट करवाते हैं। और एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, जी मीडिया की बड़ी खबर का दमदार असर हुआ है। 2 दिन पहले जी राजस्थान न्यूज ने मुक्ति कलश बस यात्रा से जाने वाले यात्रियों को साधारण एक्सप्रेस में भी निःशुल्क मुक्ति कलश यात्रा पर जाने की मांग को प्रमुख रूप से दिखाया था। देवस्थान विभाग ने साधारण एक्सप्रेस बसों में मुक्ति कलश निःशुल्क बस यात्रा में यात्रियों को भेजने की अनुमति दे दी है। ये बड़ी खबर और दमदार असर। रोडवेज जहां अपनी जान जोखिम में डालकर यात्रियों को अपने गंतव्य तक पहुंचाने का काम कर रही है, इस कोविड महामारी के बीच में रोडवेज अपनी अहम भूमिका अदा कर रही है। अभी जी राजस्थान ने भी एक मुद्दा उठाया था कि जो मुक्ति कलश यात्रा निःशुल्क बस जो तय की गई थी बस, उनके अलावा जो साधारण एक्सप्रेस बस है उनमें भी इनको भेजा जाए, ताकि जो मुक्ति कलश यात्रा लोग अपने हरिद्वार जा सके। हम बात करेंगे रोडवेज के सीएमडी राजेश्वर सिंह जी से कि किस तरीके की सर जो अभी मुक्ति कलश यात्रा बस चलाई जा रही थी उसमें रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहे थे। ऐसे में लोगों की मांग भी थी कि जो बसें चल रही साधारण उनमें उनको रिजर्व सीट दिया जाए, जिससे कि वो जाके निःशुल्क हरिद्वार मुक्ति कलश अपना वो कर सके। देखिए, ऐसा है कि जो मोक्ष कलश योजना है ये देवस्थान विभाग की योजना है, जिसको राजस्थान रोडवेज क्रियान्वित कर रहा है। इसमें प्रावधान ये है कि हमारे जब 23 आदमी हो जाते थे तब जा कर के हम एक बस हरिद्वार भेजते थे। ये पिछले कोरोना पीरियड के दौरान ये स्कीम लागू की गई थी। तो अब जो है राज्य सरकार ने पुरानी स्कीम को तो लागू रखा ही है, और नए सिरे से ये भी कहा है कि अगर जो सामान्य बसों में भी मोक्ष कलश लेकर के कोई लोग वहाँ जाना चाहें हरिद्वार, तो उनको भी जो है परमिशन दे दी जाए। तो उसके हम आदेश हमने जारी कर दिए हैं, और हम ऐसे सारे लोगों को जो है निःशुल्क यात्रा कराएंगे जो कि मोक्ष कलश लेकर के हरिद्वार की यात्रा करेंगे।
सर, रोडवेज एक और अभी जो कोविड को लेकर जन जागरूकता अभियान शुरू करने जा रही है कल से, किस तरीके की जो जन जागरूकता होगा वो सोशल मीडिया के माध्यम से कैसे रहेगा सर उसमें जो लोगों तक? देखिए, ऐसा है कि राजस्थान जो रोडवेज है उसका जो सोशल मीडिया पर पेज वगैरह बने हुए हैं वो काफ़ी पॉपुलर हैं और लोग जो है उनका काफ़ी अवलोकन करते हैं। तो उस पेज का हम इस्तेमाल करेंगे ताकि जो माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है कि एक रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़ा ये जो है इसको मनाया जाए, आयोजित किया जाए और इसमें जनसाधारण को ज़्यादातर समय अपने घरों में रहने के लिए प्रेरित किया जाए ताकि कोरोना का स्प्रेड जो है उसको रोका जा सके। तो उस दृष्टि से उस महान अभियान का जो है एक अंग बनने के लिए राजस्थान रोडवेज ने भी सोशल मीडिया के माध्यम से ये एक अभियान प्रारंभ किया है, जिसमें न केवल हम अपने ड्राइवर कंडक्टर को और स्टाफ को जागरूक करेंगे बल्कि जो यात्री हमारे संपर्क में आते हैं उनको भी जो है हम कोरोना से जो बचाव के तरीके हैं वो बताएंगे। तो रोडवेज ने एक और नई पहल की है कि जो ऑक्सीजन के टैंकर चल रहे हैं उनके वर्कशॉप में उनको जो तकनीकी खामियां दूर करने के लिए किस तरीके से कार्य करेगी? देखिए, अभी एक घटना हुई कि ऑक्सीजन को लेकर के कोई टैंकर जा रहा था तो उसमें कोई तकनीकी खराबी आई तो जिला प्रशासन जयपुर ने हम लोगों से संपर्क स्थापित किया और हमने जो है जो ऑक्सीजन टैंकर था उसकी मरम्मत वगैरह कराई। तो मुझे लगा कि इस तरह के स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस ये हमारे सारे डिपोज और वर्कशॉप को दे देने चाहिए कि अगर ऑक्सीजन को ले जा कर के कोई टैंकर जा रहा है और उसमें कोई अगर तकनीकी खराबी वगैरह हो जाती है तो उस स्थिति में बिना हमसे पूछे जो डिपो और वर्कशॉप के अधिकारी हैं वो ऑथराइज्ड होंगे कि वो उसका निःशुल्क जो है वो मरम्मत वगैरह कर दें। तो ये एक बहुत बड़ा मानवीय प्रयास है और इस रोगियों को ऑक्सीजन पहुंचाने का एक बड़ा पवित्र कार्य है। तो इसमें एक थोड़ा मोड़ा एक यत्किंचित योगदान जो है वो राजस्थान रोडवेज भी दे रही है। जो ऑक्सीजन जो टैंकर चल रहे हैं रास्ते में उनको लेकर रोडवेज ने वर्कशॉप में इनकी तकनीकी खामियां दूर करने के लिए भी एक नई पहल की है ताकि जो ऑक्सीजन है वो समय पर हॉस्पिटल में पहुंच सके और जो मरीज हैं जहां उनकी सांसें ऑक्सीजन के लिए रुकने की स्थिति में है उनको पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन या समय पर ऑक्सीजन मिल सके। कैमरा पर्सन विजय करण के साथ दामोदर प्रसाद, जी मीडिया, जयपुर। सीकर के फतेहपुर में रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़े और सरकारी गाइडलाइन की पालना करवाने को लेकर फतेहपुर पुलिस प्रशासन सख्त दिखाई दे रहा है। सरकारी गाइडलाइन और रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़े की सख्ती से पालना करवाने को लेकर कोतवाल उदय सिंह यादव की अगुवाई में पुलिस जवानों ने सड़कों और गलियों में बेवजह घूमने वालों की धरपकड़ करके संस्थागत क्वारंटीन सेंटर भेजा है। आप सोचिए कितना भयावह स्थिति हो गई है। हमने इतना ज़्यादा जोर डाल रखा है पूरा इसके अंदर। नई कोरोना गाइडलाइन जो आई है उसके हिसाब से जो भी आदमी दिन में 12 बजे से लेकर के नेक्स्ट डे सुबह 5 बजे तक पूरा कर्फ्यू की तरह से एकदम से है, कर्फ्यू है एकदम से। उसमें अगर कोई भी अनावश्यक आदमी हमें घूमता हुआ मिलेगा तो हमने खूब प्रचार किया था कि हम उसको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन करेंगे। बीकानेर में रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़े के तहत नई गाइडलाइन में दोपहर 12 बजे से आगामी सुबह 5 बजे तक बेवजह बाजार में घूमने वालों को क्वारंटीन करके उनकी कोरोना सैंपलिंग करवाकर RT-PCR रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद ही छोड़ने के आदेश जारी कर दिए गए। जिसके बाद खाजूवाला पुलिस और प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए कुछ युवकों को क्वारंटीन किया। चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर अमरचंद बुनकर ने बताया कि खाजूवाला के अम्बेडकर छात्रावास में क्वारंटीन सेंटर बनाया गया है जहाँ पुलिस और प्रशासन बेवजह घूमने वाले लोगों को क्वारंटीन कर रही है। सरकार की नई गाइडलाइन के अनुसार कोई भी व्यक्ति सिम्टोमेटिक या बाहर घूमता हुआ पाया जाता है तो उसको क्वारंटाइन करने के आदेश थे। तो आज हमने क्वारंटाइन सेंटर में कल 2 व्यक्तियों को यहाँ पे एडमिट किया था, उनका सैंपलिंग करवाई गई है। जो 2 दिन में सैंपलिंग आने के बाद में अगर इनकी नेगेटिव रिपोर्ट आती है तो इनको यहाँ से डिस्चार्ज किया जाएगा।
एक तरफ तो राज्य सरकार कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए लॉकडाउन लगा रही, दूसरी ओर सादुल शहर में ट्रैफिक व्यवस्था का जनाजा निकल चुका है। कस्बे के राजीव चौक, परशुराम चौक और फुटेला चौक पर जाम की स्थिति पैदा हो गई। हालात यही है कि मरीज को लेकर जा रही एम्बुलेंस को भी राजीव चौक पर जाम का सामना करना पड़ा और कुछ देर बाद इस एम्बुलेंस को निकाला जा सका। पूर्व पार्षद अशोक वधवा का कहना है कि जब लॉकडाउन की पालना ही नहीं करवाई जा रही है तो आम जन को लॉकडाउन के नाम पर परेशान क्यों किया जा रहा है। आज शहर के अंदर कनक की इतनी ज़्यादा भागम भाग ट्रालियाँ आई हुई हैं और अव्यवस्था हो रही है, जिसके कारण क्या है सारा ट्रैफिक जाम हो रहा है, एम्बुलेंस को निकलने के लिए रास्ता नहीं मिल रहा है। और जो लॉकडाउन है इसको तो लंगड़ा लॉकडाउन कहा जाएगा। भीड़ इतनी हो रही है कि इसमें तो लॉकडाउन का असर ही खत्म हो रहा है कि दुकानें बंद करने का औचित्य क्या है। शायद ही ऐसा हो शहर जहां पर कोरोना से कोई शहर अछूता हो, और हर जगह कोरोना ने तांडव मचा रखा है। गांव में भी संक्रमण फैलने के बाद स्थिति बिगड़ती जा रही। कोटा की बात करें तो कुछ हालात ऐसे हैं, कोटा के आसपास के सभी इलाके छोटे छोटे गांव कोरोना संक्रमण की जद में है। इसके पीछे की वजह है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। शहरों में कोरोना को लेकर के कोहराम है, स्थिति पूरी तरह से भयावह और डरा देने वाली है। लेकिन अब चिंता और ज़्यादा तब बढ़ जाती है क्योंकि कोरोना गांव में भी हाहाकार मचा रहा है। ज़्यादातर गांवों से इसी तरह की खबरें हैं कि संक्रमण बहुत तेज़ी से फैल रहा है और हर घर में अपनी एंट्री कर रहा है। मेरे साथ में सीनियर चिकित्सक हैं डॉक्टर सुधीर उपाध्याय साहब। सर, निश्चित तौर पर जो पेशेंट्स आ रहे हैं, मैं सही हूँ कि अब गांव में पूरी तरह से तेज़ी से बढ़ रहा है और वहाँ पर उनको उस तरह का ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा, उनकी सैम्पलिंग नहीं हो पा रही। जी हाँ, सही कह रहे हैं आप, लेकिन ये पिछले 15-20 दिन से हो रहा है। 15-20 दिन से गांव और शहर का रेशो बराबर है। और आपने कहा गांव में तेज़ी से फैल रहा है, मैं जिक्र कर चुका हूँ। गांव में तेज़ी से फैलने का कारण है कि वो यहाँ एक साथ रहते हैं और एक साथ रहने से पूरे गांव के अंदर हो गया है। लेकिन अच्छी बात यह है कि गांव के जो मरीज़ हैं वो सीरियस ज़्यादा नहीं हो रहे हैं, चाहे उनकी इम्यूनिटी कह लो, चाहे विटामिन D3 ज़्यादा बनता हो, धूप में काम करने से उनको कम हो रहा है और उसको साधारण खांसी जुकाम मान के चल रहे हैं। तो अगर आप उन्हें प्रेडिक्शन देना, कोई सलाह देना चाहें कि कैसे इस संक्रमण को रोकें, किस तरह से ट्रीटमेंट कराएं, किस तरह से लापरवाही नहीं बरतें। बिल्कुल, तरीका वो एक ही है कि जिसके हुआ, जो भी पहले कह चुका, उसको क्वारंटाइन कर दो। क्वारंटाइन का मतलब है घर में बंद कर दो। गाँव में तो बहुत आसान काम है। गाँव में जो परिवार हो गया वहाँ इतना सहयोग होता है कि देख लिया कि जैसे एक घर की बेटी की शादी होती है, पूरे गाँव की शादी होती है। तो ये सावधानी बरतें। गाँव वाले बहुत जल्दी ठीक हो रहे हैं और हो सकते हैं क्वारंटाइन कर सकते हैं। शहर वाला आदमी नहीं मानता, कानून तोड़ता है। गांव वाला बहुत कानून मानता भी है और उसके बाद समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है, तो बिल्कुल लापरवाही नहीं बरते। कोई भी सिम्टम्स आए तुरंत ट्रीटमेंट शुरू करें, तुरंत डॉक्टर को दिखाएं और इसके साथ में खुद को, अपने पूरे परिवार को तुरंत प्रभाव से आइसोलेट करें। इसके साथ ही ये गांव में बढ़ता कोरोना का संक्रमण रोका जा सकता है, इस पर रोक लगाई जा सकती है। नहीं तो गाँव में भी जो हालात हैं वो और ज़्यादा चिंताजनक हो सकते हैं। कैमरामैन शक्ति सिंह के साथ हिमांशु मित्तल जी, मीडिया कोटा। भरतपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। पुलिस ने 10 जुआरियों को पकड़ा है। 72,000 नगद, 6 मोटरसाइकिल, 9 मोबाइल जब्त कर जंगल में खेल रहे थे जुआ। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। खो थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। इस वक्त बड़ी खबर भरतपुर से आ रही है, जहां पर पुलिस ने 10 जुआरियों को पकड़ा है। 72,000 नगद, 6 मोटरसाइकिल, 9 मोबाइल जब्त किए गए। जंगल में खेल रहे थे जुआ। खो थाना पुलिस मामले की कार्रवाई करने में जुटी है। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है और बड़ी सफलता के तौर पर इसको देखा जा रहा। भरतपुर से बड़ी खबर, पुलिस ने 10 जुआरियों को दबोचा है। 72,000 की नकदी, 6 मोटरसाइकिल, इनके पास से 9 मोबाइल फोन जब्त किए गए। जंगल में ये सभी इकट्ठा होकर जुआ खेल रहे थे कोविड के दौर में और खो थाना पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। और खबर राजसमंद से है, जहां पर एक तरफ कोरोना महामारी में अंतिम संस्कार का भी लोगों को मौका नहीं मिल पा रहा, तो नाथद्वारा में युवाओं की एक टोली ऐसी भी है जो ज्ञात लोगों का भी अंतिम संस्कार करती है। कोरोना संक्रमण के दौर में जहां हर कोई कतराता है, वहीं यह युवा टोली बेहिचक अनजान शौकी हिंदू रीति रिवाज से अंतिम संस्कार कर मानवता की मिसाल पेश कर रही है। लालबाग नाथद्वारा के पास 3 मई को एक अज्ञात व्यक्ति का शव पड़ा मिला। बाद में उसके शव को गोवर्धन राजकीय चिकित्सालय नाथद्वारा के मोर्चरी में रखवा दिया गया और उसकी पहचान के प्रयास किए गए, मगर शिनाख्त नहीं हो पाई। इस पर अंतिम संस्कार के लिए मां तुलसी सेवा संस्थान को सूचित किया गया। इस संस्थान के लोगों ने इनका अंतिम संस्कार किया। ये आदमी मिट्टी खाता था। 4 दिन पहले मैंने खुद इसको देखा था, आराम से मिट्टी खा रहा था लालबाग। परसों सुबह मेरे पास विजय कुमार जी एसआई साहब का फ़ोन आया, मैडम वो मिट्टी खाता उस आदमी का एक्सीडेंट हो गया और वो मर गया है। तो
तो उसका क्या करे, कोई वारिसाना का पता लगाएं, क्या करें। मैंने कहा वारिसाना का पता लगाओ, तो उन्होंने 3 दिन तक इसको फ्रिज में रखवा के लास्ट वारिसान का पता किया, लेकिन पता नहीं चलने पर आज मुझे वापस उन्होंने कांटेक्ट किया कि अपनी संस्था के माध्यम से आप इसका दाह संस्कार करें। तो मुझे फ़ोन आया, मैं गई हॉस्पिटल और पोस्टमार्टम का जो भी था सिस्टम वो पूरा करवा के आज हम इसका दाह संस्कार पूरी रीति रिवाज से, हिंदू रीति रिवाज से इसका पूरा दाह संस्कार कर रहे हैं। जब से कोरोना महामारी शुरू हुई है तब से पुलिस लोगों को कोविड प्रोटोकॉल की पालना करवाने के लिए मैदान में डटी है। इस दौरान पुलिसकर्मी भी कोविड से संक्रमित हो रहे हैं। ऐसे में पुलिस कर्मचारियों का हौसला बरकरार रहे, इसके लिए दौसा एसपी अनिल बेनीवाल पुलिसकर्मियों की हौसला अफजाई के लिए उनके साथ दिन भर जिले का दौरा कर रहे, जिससे कोविड के खतरे से आमजन को बचाया जा सके। जिस पुलिस की जिम्मेदारी लोगों को अपराध और अपराधियों से बचाने की है, वह पुलिस कोविड काल के दौरान आमजन को बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा रही है। हमारे साथ है एसपी अनिल बेनीवाल, इनसे बात करते हैं। सर, अब जो हालात है वो किस तरह के? जहाँ भी एक्शन की ज़रूरत है, कार्रवाई की ज़रूरत है, वो भी कर रहे हैं। दूसरी तरफ जहाँ पे समझाइश की ज़रूरत है वो भी कर रहे हैं। और 2 दिनों में काफ़ी फ़र्क देखने को आया है कि लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं। शहर में तो काफ़ी हद तक सुधार दिख रहा है, लोग समझ भी रहे हैं, लिहाजा इसीलिए वो घरों से बाहर न के बराबर निकल रहे जहाँ आवश्यकता पड़ रही है। लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ अभी भी कुछ लोग लापरवाह। ग्रामीण क्षेत्र क्योंकि बहुत बड़ा एरिया होता है और हर जगह ग्रामीण में रीच करवाना मुश्किल है, तो वहाँ भी हम लोगों ने ठीक मुनादी स्टार्ट कराई है। हर पंचायत के अंदर मुनादी करवाई जा रही है, हर बीट कांस्टेबल को वहाँ भेजा जा रहा है। ठीक, सरपंचों से बात की गई है ताकि उन लोगों की चीज़ें समझ में आए। और आप लोगों के माध्यम से मेरी ये अपील है कि जो शादियां हैं, आप लोग शादियां हैं वो आप इस टाइम पोस्टपोन करें। आगे जब हालात ठीक हो जाएंगे तब आप लोग शादियां करें। लगातार खुद निकल रहा हूँ ताकि लोगों के अंदर, हमारी फोर्स के अंदर एक कॉन्फिडेंस रहे कि नहीं, हमारे सीनियर ऑफिसर्स हमारे साथ हैं, हमारे साथ निकलते हैं, हमारे साथ काम करते हैं। तो वो भी एक मैसेज हम फोर्स में लगातार दे रहे हैं। कोविड का खतरा है, उसकी जो चैन है उसको तोड़ना बेहद ज़रूरी है। लिहाजा लोग जो भी अपनी शादियां हैं या अन्य जो धार्मिक आयोजन है उन्हें कुछ समय के लिए पोस्टपोन कर दें। साथ ही सीएम भी यहां तक कह चुके हैं कि शादियां हैं उनको फिलहाल स्थगित कर दिया जाए, जिससे इस कोरोना की चैन को तोड़ा जा सके। लक्ष्मी अवतार शर्मा, जी मीडिया, दौसा। पश्चिम बंगाल में चुनावी नतीजों के बाद शुरू हुई हिंसा को लेकर बीजेपी द्वारा जहां देश भर में टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी के खिलाफ प्रदर्शन किया गया, वहीं फलोदी में भी भाजपा के वरिष्ठ नेता नारायण लाल पंचारिया की अगुवाई में आज जमकर प्रदर्शन किया गया। जानकारी के अनुसार भाजपा फलोदी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों द्वारा पार्टी के वरिष्ठ नेता नारायण लाल पंचारिया की अगुवाई में आज शहर के नगरपालिका चौराहे पर टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी के खिलाफ जमकर नारेबाजी करके प्रदर्शन किया गया। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए सी राजस्थान के साथ।